अच्छा, वेलकम बैक टू क्लास। दोबारा वहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि स्टेक होल्डर इंटीग्रेशन मॉडल कैसे वो करता है और कैसे वो फर्म्स और हॉस्ट स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो है उसका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हमने पहले पढ़ लिया कि यहाँ पर प्राइमरी कुछ स्टेक होल्डर होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। क्योंकि मैंने पहले वजाहत की कि प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिसका डायरेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी किसी चीज़ को आप उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। वेयर वेयरएज जो रेस्ट होते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता अगर वो आप सेकेंडरी से कोडर्स को उठाते हैं या प्राइमरी प्राइमरी तो आपका डायरेक्ट उसमें इंसान आता है, वेयरएज सेकेंडरी का नहीं आता। अब आते हैं थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन देखते हैं कि स्टेकहोल्डर्स की ओरिएंटेशन क्या है। अच्छा, द डिग्री टू व्हिच अ फर्म अंडरस्टैंड एंड एड्रेस स्टेकहोल्डर डिमांड कैन बी रेफर्ड टू एज स्टेकहोल्डर ओरिएंटेशन। अब इसका मतलब क्या है कि वो डिग्री जहां पर मतलब फर्म्स कैसे एड्रेस करें स्टेक होल्डर्स की डिमांड को, उसको स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या क्या होता है? आपका सोशल इंटरेक्शन जो फैसिलिटेट कर सके आपके थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब कि आपके रिलेशनशिप उसके साथ कैसे हो। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। और यहाँ पर हमारे पास तीन वो किस्म के जो है वो ओरिएंटेशन होते हैं, वो एक्टिविटीज। उसमें आते हैं द ऑर्गेनाइजेशन वाइड जनरेशन ऑफ डेटा अबाउट स्टेक होल्डर्स ग्रुप। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डेटा आ रहा है स्टेकहोल्डर ग्रुप के हवाले से, ठीक है, उसकी असेसमेंट और उसका इफेक्ट उस ग्रुप का। ठीक है, फिर उसमें सेकंड क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द फर्म। कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। फिर उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिवनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो कैसे हम एज अ होल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टेकहोल्डर्स के इश्यूज के, कि वो कैसे एसोसिएट होते हैं कॉर्पोरेट इम्पैक्ट के साथ। अगर आप देख ले तो एम्प्लॉयज में, कस्टमर्स में, इन्वेस्टर्स में ये किस्म के इश्यूज होते हैं जिसका जो है कॉर्पोरेट में कैसे इम्पैक्ट आता है उस इश्यूज में, वो आप देख सकते हैं। अब एम्प्लॉयज के कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ठीक है, अगर आप उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हो तो कहाँ पर आता है उसका इम्पैक्ट? उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है? जहाँ पर उसका लोवेस्ट वेज होगा या मिनिमम आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग हो। ठीक है, तो उसका उस पर खामा खा इम्पैक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है? चेंजेस इन द एवरेज ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अब एम्प्लॉय डाइवर्सिटी, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम जेंडर एंड बेसिस। अब डाइवर्सिटी क्या है? कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लोगों का काम करना, एक चेंज। अब उसमें जो है फॉर एग्जांपल मुस्लिम भी काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी भी काम कर रहे हैं, मतलब माइनॉरिटी में आपके ईसाई वगैरह, आपके जितने और मजहब के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो ये किस्म की एम्प्लॉय डाइवर्सिटी है ना। तो वो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम डिफरेंट जेंडर्स एंड रेसेस, ये इसका वहां पर पोटेंशियल इंडिकेटर है कॉर्पोरेट इम्पैक्ट के लिए। फिर उसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। अच्छा, आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के साथ क्या है? आप उसके साथ जो है ओपन डोर पॉलिसीज क्या है। ठीक है, ये भी आपने साथ साथ में देखना है। अब कस्टमर में प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी, ठीक है, फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड्स होता है, मतलब आपका प्रोडक्ट सेफ्टी क्वालिटी कस्टमर के लिए है ना। फिर उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स होता है, मतलब वापस कितने प्रोडक्ट्स आए। तो ये आपका इंडिकेशन देता है कि कहाँ पर इशू आ सकता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स अवेलेबिलिटी क्या है, कि कैसे इसको आंसर किया जाए, तो ये एक इशू है। ठीक है, कैसे इसको हैंडल करना है, इसके तरीके भी। फिर उसके बाद सर्विस टू डिसेबल कस्टमर। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड नेचर ऑफ मेजर्स टेकन टू इंश्योर सर्विस टू डिसेबल कस्टमर। अब इन्वेस्टर का क्या वहां पर इन्हिसार? ट्रांसपेरेंसी ऑफ शेयर होल्डर्स कम्युनिकेशन। फिर उसका कहाँ पर इन्हिसार है, कोई इम्पैक्ट आ रहा है, कहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसीजर्स टू इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स अबाउट कॉर्पोरेट एक्टिविटीज। इसी तरह शेयर होल्डर्स राइट्स की अगर आप बात कर लें तो उसमें शेयर होल्डर्स की राइट्स के कहाँ पर वो वैकेंसी और उसकी लिजिटेशन या लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है। ठीक है, अब लिटिगेशन मतलब कहाँ पर उसकी बोर्ड मैंने जो पहले वजात किया, वोटिंग राइट्स, ये सारी चीजें जो है ना शेयर होल्डर्स राइट्स होते हैं ना, ये कहाँ पर आते हैं? अब इसमें मैंने वजात किया था कि कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स के लिए कोई राइट नहीं होता वोटिंग राइट, और बाकी जो है उसके लिए होते हैं। फिर सप्लायर्स का इनकरेज करना, कि कैसे वो डेवलपिंग कंट्रीज में इसको इनकरेज किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि प्राइसेस के कैसे हम ऑफर कर सके सप्लायर को,
डेवलप्ड कंट्रीज में इन कंपैरिजन टू कंट्रीज अदर देन सप्लायर्स। फिर उसके बाद एनकरेज करना माइनॉरिटी सप्लायर्स को, मतलब छोटे छोटे पैमाने पे जो सप्लायर्स उसको एनकरेज करना। अब उसकी परसेंटेज क्या है ये हमारे कम्युनिटी में हेल्थ सेफ्टी और प्रोटेक्शन, और उसको ये मैंने पहले आपको साथ वजाहत किया भी, कस्टमर इन्वेस्टर्स और कम्युनिटी का कैसे निसार आता है, ठीक है। एनवायरमेंटल ग्रुप का भी आपने देखना है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मतलब इसकी एलिमेंट्स है, डिस्कशन की गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अब आपने देखना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है, मतलब इंस्ट्रक्शन कैसे बनता है किसी भी सेकेंडरी स्टेक होल्डर के साथ, ठीक है, और प्राइमरी सेकेंडरी स्टेक होल्डर के साथ, सॉरी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइमरी कौन से हैं और सेकेंडरी कौन से हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है जो अब डॉट डॉट्स वाले हैं ना, ये आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट लाइन वाले हैं ये आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर है। तो प्राइमरी जितना भी नजदीक होता है तो उसका आपके कंपनी की परफॉर्मेंस पे ज्यादा इन्हिसार होता है, ठीक है। जितने नजदीक होते हैं आप देख सकते हैं कस्टमर कंपनी के बिल्कुल नजदीक होता है। इसी तरह एम्प्लॉयज क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपके कह सकते हैं कि आपके ऑनर्स, रियल ऑनर्स। फिर उसके बाद सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं, तो वो भी कंपनी के साथ बिल्कुल नजदीक होते हैं। कम्युनिटी में लोग जो मैंने आपको जनरल पब्लिक का बताया था, तो वो भी आपकी कंपनी के बिल्कुल नज़दीक लोग होते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट रेगुलेशन या गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक कस्टम क्लियरेंस वगैरह हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, और भी इसी तरह इदारे हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड कंपनी के साथ है। जो आजकल अगर आप केपी की मिसाल ले लें, तो गवर्नमेंट एजेंसी मतलब जो आप रजिस्टर कंपनी करोगे, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स विच नीड टू पे, लाइक केपरा को आपने अलग देना होगा, मतलब प्रोविंशियल लेवल पे आपका खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, इसी तरह एफबीआर को अलग देना पड़े। तो ये एक किस्म की गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जब आप कंपनी को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। उसके साथ आपने आपको जो है आपने एसोसिएट करना है। इसी तरह स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स जिसमें आपकी कंपटीटर्स वगैरह ये सारे उसमें भी आ सकते हैं, लेकिन यह कुछ और इस तरह के इदारे होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा बहुत उसमें इन्हिसार हो। मास मीडिया आपके जितने भी मीडिया वाले होते हैं वो उसका भी इन्हिसार, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ट्रेड एसोसिएशन का आपके ट्रेड एसोसिएशन से मुराद ये है कि जो प्रोडक्ट्स आप तो यूज कर रहे हो, वो हम अगर किसी मार्केट में जाएंगे या किसी ऐसी जगह, तो वहाँ पर कुछ ट्रेड एसोसिएशन में जिसका इन्हिसार होता है, लेकिन जाहिर बात है इतना ज्यादा नहीं होता जितना ये प्राइमरी स्टेक होल्डर होते हैं उनके मुकाबले में। इस तरह कंपटीटर का भी कुछ रोल होता है, लेकिन ज्यादा मैंने आपको पहले बता दिया कि इन लोगों का ज्यादा वो इन्हिसार होता है, ठीक है। कौन कौन से प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, और सेकेंडरी का इतना ज्यादा नहीं होता। जी तबरेज, आप मुझे कोई मिसाल दे दें इस चीज के हवाले से। जी सर। कोई मिसाल दे हेलो दे जो मैंने अभी वजाहत की है ना, इसका कोई मिसाल दे दे कि कोई कंपनी का मिसाल दे दे, यहाँ पेशावर में या किसी इस्लामाबाद में कोई कंपनी जिसमें ये सारी चीजें हो। जी सर, नेस्ले की कंपनी है। ठीक है, नेस्ले की कंपनी, और ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है। अच्छा जी नेस्ले की कंपनी है सर। ठीक है, और और पेप्सी की है सर, कोका कोला की है। अच्छा उसमें ये सारी चीजें एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं? हेलो सर, और तो बहुत सारे। ठीक है, जी जी सर, क्यों नहीं, वो तो आते जी। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। अच्छा, अब उसके बारे में जब आप स्टेक होल्डर्स की फर्म के साथ उसकी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उसमें आप फिर ऑन द बेसिस ऑफ पावर जो वो इंजॉय करते हैं, ठीक है। फिर उसमें जो है आपने टाइज बनानी है कंपनी और उसके दरमियान, ठीक है। और उसको जो है आपने सर्वे करना है, फोकस ग्रुप करना है, या किसी प्रेस रिव्यू या किसी भी वजह से आपने उसका डेटा उठाना है, और फिर उसको जो है आपने सप्लायर्स, कस्टमर्स और उसके थ्रू आपने देखना है,
और फिर उसको डिस्कस करना है कि कहाँ पर कौन सी इशू आ रही है, उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले वजह की कि स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है विदाउट इंक्लूडिंग एक्टिविटीज लाइक द एड्रेस, उसको करना है उसकी इश्यूज को, और कैसे वो किसी भी मुल्क में जो है फॉर एग्जांपल अगर क्वालिटी का इशू आ रहा है, सेफ्टी वायलेशन का इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको आपने ठीक करना है। ठीक है, तो ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ठीक करना है। तो ये सारे क्या है, आपके स्टेक होल्डर्स है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो ये एसोसिएट है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, अब हम पढ़ते हैं कि द टर्म्स एथिक्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो है थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या है? पहले तो हमने एथिक्स के बारे में पढ़ लिया, कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका कहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है स्टेक होल्डर्स का, और कैसे अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसके जो है इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ मिसाल है कि गूगल मेक्स इट अ मिशन टू बिकम अ जीरो कार्बन कंपनी बाय इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेटिव एनर्जी, purchasing carbon offsets and constructing more energy efficient data centers। अब गूगल जो है वो ज्यादा इस मिशन पे है क्या, जीरो कार्बन कंपनी, वो इस तरह की प्रोडक्ट्स वो करे कि एनर्जी उसकी बन जाए, लेकिन वो जो है ज्यादातर इस चीज को ज्यादा ध्यान रहा है। ठीक है, ये भी एक किस्म का जो है कम्युनिटी को तो अच्छा मैसेज दे रहे हैं ना, वो इसलिए कि उसमें जो है पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा ना, लोगों को अच्छा वो आइडिया है कि यार हम ये चीज नहीं ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देख ले तो ज्यादातर ये कंपनीज जो होते हैं वो पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, अगर आप कारखानों साइड पे जाए तो जितने भी ये आलूदा गैस होता है उससे खामखा बीमारियां तो फैल जाती हैं, लेकिन उसके जो है कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उस चीज को किसी तरह खत्म किया जाए। अभी जो है गवर्नमेंट किस तरह पॉलिसी बन रही है कि यार किसी तरह जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उसको बचाया जा सके, इस बीमारियों से बचाया जा सके, तो उसके लिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने इसी तरह इसको ट्राई किया है, उसको डिटर्मिन किया है, उसकी ऑब्लिगेशंस को और उसकी ड्यूटीज़ को कैसे ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का है वो मिलाप बन जाए, वो उसको किसी तरह सोसाइटी को हार्मफुल ना हो, ये बात है। ठीक है, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे लेते हैं, ये एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सोसाइटी के साथ, जहां पर बिजनेस के इथिक्स को हम इन्वॉल्व करते हैं और केयरफुली उसके रूल्स और रेगुलेशन को देखते हैं कि कैसे हम एक अच्छा डिसीजन गाइड बना लें या डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है लीगल, एक होता है इथिकल, एक होता है फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिलैंथ्रोपिक में क्या होता है, गिविंग बैक टू सोसाइटी, मतलब गिविंग बैक टू सोसाइटी। अब एथिकल में क्या है, फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेड बिहेवियर एज जज बाय स्टेकहोल्डर्स। लीगल क्या है, अबाइडिंग बाय ऑल लॉज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। इकोनॉमिक क्या है, मैक्सिमाइज स्टेकहोल्डर वेल्थ और वैल्यू। अब इसमें कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बताया जाता है कि गिव बैक टू सोसाइटी। गिव बैक टू सोसाइटी का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ सोसाइटी को भी आप दे रहे हो। मैंने आप लोगों के साथ वजाहत किया था पहले कि कुछ जगहों पर इस तरह होते हैं कि वहां पर कुछ एलिमेंट सोसाइटी वेलफेयर को देते हैं, मतलब उसकी गुडविल को बनाने के लिए ह्यूमन वेलफेयर को फंड देते हैं, या उसके जो लोग होते हैं फॉर एग्जांपल सोसाइटी को उसको अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं। ये किस्म का फिलैंथ्रोपिक है। फिलैंथ्रोपिक में क्या होता है कि गिव बैक टू सोसाइटी, कि किसी तरह सोसाइटी को अपने साथ मिलाना, उसको कुछ फायदा दें। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बताया था कि इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को आप अपने साथ मिला लेते हो कि यार बस आ जाओ हमारे साथ काम करो, हम आपको इतना रोजगार, लेकिन आप हमारे अगेंस्ट नहीं जाए। तो वो लोग तो बेचारे तो है 5-10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार, 30 हज़ार रुपए के जो है वो लेबर्स होते हैं, वो खाम खाओ कहते हैं कि यार हमें तो फायदा, वो नुकसान का नहीं पता उसको, यार इसमें हमारे हेल्थ को क्या असर पड़ता है, तो वो अपने साथ उसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये फिलैंथ्रोपिक एक आप कह सकते हैं कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने लिए बना लेती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने साथ मिलाया हो। अब इथिकल में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको जो स्टैंडर्ड लोगों ने बनाया है, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड या बिहेवियर जो स्टेक होल्डर्स ने बनाया वो आप उसको फॉलो करते हैं, तो ये एक किस्म का इथिकल बन जाता है कि लोगों के एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो किया। ठीक है। अब इसमें जो है, अगर आप लीगल को देख लें कि गवर्नमेंट ने जो चीजें बताई है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये आपने इस तरह करना है, कि गवर्नमेंट को मैंने फॉलो किया है तो आप उसको लीगल समझते हैं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आपके फोर जो आपके आते हैं लेवल, तो उसमें से ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। फिर इकोनॉमिक में क्या है कि मैक्सिमाइज स्टेक होल्डर्स वेल्थ एंड वैल्यू, जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, अगर आपके देखें या आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उसका वैल्यू बढ़ाना, उसका वेल्थ बनाना, तो ये भी एक किस्म का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको मैंने थोड़ा सा आपके साथ और वजाहत करनी है इसकी। फिलंथ्रोपिक में आपने किसी ह्यूमन को कंट्रीब्यूट कर रहे हो गुड विल, ठीक है। अब एथिक्स तो वैसे भी आपको पता है कि यार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी ये डायमेंशन भी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और इसको अगर आप देख लेते हो तो किसी तरह इसका कॉन्सिक्वेंस बन जाता है मैनेजरियल डिसीजंस के साथ, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि इसका क्या मतलब है। जी तबरेज, आपसे कोई सवाल मैं कर सकता हूँ या आपको समझ आ गया? सवाल करूँ आपसे? सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अभी सही है? हेलो। अभी सही है? जी जी अभी सही है। और जी दोबारा जी। बताऊं या आपको समझ आ गया ये सारी चीजों का, चारों का? सर सर ये इथिकल और लॉजिकल लीगल इसमें लॉजिकल समझ नहीं, ठीक नहीं है। आया क्योंकि आवाज अच्छा लीगल अच्छा है लीगल सर। अच्छा, इथिकल का मतलब ये है कि जो सोसाइटी के लोग नहीं होते, जो आपके जनरल पब्लिक है, आपके इर्द गिर्द, वो लोग होते हैं, अगर उसने एक आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया कि यार ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आप इसको ये फॉलो करो, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, जी वो इथिकल बन जाता है कि यार सोसाइटी के लोगों को मद्देनजर रखते हुए वो चीज से बना। एक होता है लीगल, जो गवर्नमेंट ने आपको एक रेगुलेशन स्टैंडर्ड दिया है कि यार आपने इसको फॉलो करना है, तो वो लीगल बन जाता है, ठीक है। तो इथिकल का वो आपकी सोसाइटी के मद्देनजर रखते हुए आपने बना दिया। लीगल आपने गवर्नमेंट को देख के आपको फॉलो करना। कुछ इस तरह के होते हैं ना कि गवर्नमेंट के लीगल रेगुलेशन उसके पास होते हैं, अगर कॉर्पोरेट की तरफ से लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से जितना भी जाए उसके बिहाफ पे कि यार ये गलत है, ये गलत है, लेकिन उसके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि यार मेरे पास ये इख्तियारात है, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो फिर लीगल बन जाए। समझ आ गई इसकी चीजें? जी और इकोनॉमिक में क्या होता है कि आप जब उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, जो आपके साथ इर्द गिर्द में लोग होते हैं, उसकी वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर क्या बन जाता है? इकोनॉमिक। उसको आप ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, इकोनॉमिक। उसको अपने साथ मिला रहे हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके लिए मसाजिद बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, तो वो फिर स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को आप इंप्रूव कर रहे हो ना, तो इससे जो है वो आपके साथ वो एसोसिएट बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है। जी अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट सिटीजनशिप की तरफ। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट सिटीजनशिप? अब corporate citizenship is used to express the extent to which business strategically meet the economic, legal, ethical, and philanthropic responsibilities on them by various stakeholders. अब आपकी कॉर्पोरेट सिटीजनशिप कैसे बन जाती है? जब आपके बिजनेस स्ट्रेटेजिकली ये जितने भी फोर लेवल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मीट कर पाए बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स, उसको मीट कर पाए, तो ये आपकी क्या बन जाती है? कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बनता है। दोबारा बताता हूं कि जब आपके बिजनेस जो है स्ट्रेटेजिकली ये जो फोर लेवल जो होते हैं ना, ये आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो फोर लेवल्स होते हैं, अगर उसको मीट कर पाए और उसको जो है एक्सेप्ट किया जाए, प्लेस किया जाए बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो वो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बन जाए। अब उसमें जो है हमारे पास फोर इंटर रिलेटेड डायमेंशन होते हैं, फोर इंटर रिलेटेड डायमेंशन होते हैं। उसमें आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, rigorous compliance, ethical actions beyond what the laws requires, and voluntary contributions that advance the reputation of stakeholders, commitment of the organization। ये क्या है? ये हमारे पास
4 वो चीजें हैं जिसको हमने मद्देनजर देख के हमारी कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बन जाती है, ठीक है। और फर्म्स का कमिटमेंट क्या होता है कि कॉर्पोरेट सिटीजनशिप को कैसे इंडिकेट किया जाए, उसको ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप में जो रिलेटेड होती है, दोबारा बता। उसमें आपके जो है स्ट्रॉन्ग सस्टेन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, रेगुलर rigorous compliance, ethical action beyond what the laws requires, and a voluntary contribution that rewards the reputation and stakeholders, ठीक है, कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब फर्म्स की कमिटमेंट क्या होती है जब उसका फोकस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज्यादा बढ़ता है। और कॉर्पोरेट सिटीजनशिप में हमारा कमिटमेंट कैसे बनता है कि जब आपकी फिलोसफी उसको मैच किया जाए, फिलोसफी को मैच किया जाए, ठीक है। अच्छा, रेपुटेशन क्या होता है? रेपुटेशन असल में गुडविल को भी कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनटेंजिबल एसेट्स उसको भी डिक्लेयर किया जाता है विद टेंजिबल वैल्यू। टेंजिबल वैल्यू कैसे? जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपने एक इदारा बना लिया, उसकी कुल लागत आई फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देख लें तो आपका वो 50 लाख रुपए का बिल्डिंग तो वही वहां पर पड़ा है, 50 लाख का वो आपका सारा चीज वो, लेकिन आपने एक रेपुटेशन बना ली है। कैसे रेपुटेशन? आपने एक गुडविल बना लिया, आपने मार्केटिंग की वो किया, उसकी वैल्यू फिर आपकी 5 करोड़ की बन जाती है। जब आप बेचते हो उसी 50 लाख वाली चीज को आप 5 करोड़ में बेचते हो, तो वो किस वजह से? आपकी सोसाइटी का आप पे जो है आपका एक ट्रस्ट बिल्ड किया गया है, आप उसको समझते हैं कि ये चीज सही है, तो आप एक रेपुटेशन बनाए, गुडविल बनाए, तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं, उसका इमेज बनाए, ब्रांड बनाए, तो लोग उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो उस रेपुटेशन की फिर अपनी एक इनटेंजिबल वैल्यू होती है, विद टेंजिबल वैल्यू, सॉरी, इंटेंजिबल एसेट होता है लेकिन विद टेंजिबल वैल्यू होती है, आपको पैसों में मिल जाता है ना, तो टेंजिबल वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए इतना ही काफी है, और हम कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और भी डिस्कस करें इसको, ठीक है, ठीक है। और ठीक है सर। ठीक है, तबरेज आप कोशिश करें कि क्लास में आया करें, और सूरज को भी बताया करें कि क्लास के लिए आया करें। और इसके जो जी वीडियो लेक्चर है फिर आप यहाँ से फिर ले सकते हैं, आप आया करें, अगर आप आ सकते हैं यहाँ, फिर एक दिन आ जाए, फिर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने SOPs को फॉलो करना ठीक है पड़ेगा, सर। ठीक है, ठीक है। आपका अटेंडेंस ठीक लग है सर। जाएगा, ओके। और लोग जो एब्सेंट थे तो वो तो एब्सेंट ही रहे, ठीक है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ठीक है। क्लास। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।